आज हम लोग डील करने वाले हैं, एक सेकेंड, कहाँ थे यार। हाँ, आज हम लोग सेक्शन 8 बात कर रहे हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे भारत के अंदर पनिशमेंट कितने टाइप के हैं और उसको देने का पावर जो कोर्ट के पास होता है वो कोर्ट कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोर्ट की बात करते हैं। हमारे इंडिया में सबसे हायर कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा लेवल का है हाई कोर्ट, ठीक है। तीसरे लेवल का होता है सेशन कोर्ट, चौथे लेवल का होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजेएम बोलते हैं इनको, ठीक है। पांचवा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और छठा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है। अंधेरी कोर्ट में, बोरीवली कोर्ट में, बांद्रा कोर्ट में, ये हर जगह जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही बैठते हैं। ये हो गया कोर्ट का हायरार्की, ठीक है। अब इनके पावर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑल पनिशमेंट, ऑल पनिशमेंट मतलब 6 टाइप के पनिशमेंट मैंने पिछले वीक बताए थे। कौन कौन सा था पनिशमेंट, जो नए होंगे, आज नए भी जुड़े हैं बच्चे, तो नए जो हैं उनको बता दूं। सबसे पहला है डेथ पेनल्टी, दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। डेथ पेनल्टी का मतलब होता है मृत्युदंड, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है आजीवन कारावास, ठीक है। तीसरा है इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट का मतलब जेल। जेल 2 टाइप का हो सकता है, एक सिंपल जेल भेजा जा सकता है और एक रिगरस होता है। रिगरस का मतलब काम धंधा उधर करवाया जाएगा आपको, पत्थर तोड़ो, दाल बनाओ, खिचड़ी बनाओ, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक डेथ, दूसरा एलआई लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरा इम्प्रिजनमेंट, चौथा है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। इसको बोला जाता है कुर्की जब्ती, मतलब प्रॉपर्टी जो जब्त कर लेता है कोर्ट सीलबंद, उसको बोलते हैं फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। पांचवा है फाइन, पांचवा है फाइन। लास्ट है छठा कम्युनिटी सर्विस। ये कम्युनिटी सर्विस हमारे आईपीसी में नहीं था, ये हमारा नया ऐड किया गया है, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है कोई सामाजिक काम आपको करने के लिए दे दिया जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कम्युनिटी सर्विस कैसे अपराध के नेचर के लिए बनाया गया है, तो कम्युनिटी सर्विस जो है कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो, कोई छोटा मोटा अपराध किया हो, ठीक है, उसके लिए ये कम्युनिटी सर्विस है। उसमें आपको न फाइन भरने की जरूरत है, न आपको जेल जाने की जरूरत है। आपको जज बोल देगा 100 गरीब आदमी को खिलाओ, 1 महीना पुलिस के साथ काम करो, 1 महीना आप ट्रैफिक हवलदार का काम करो, 1000 गरीब विधवा आश्रम में जाके साड़ी बांटो, कुछ ऐसे, मतलब जिससे सामाजिक सेवा हो सके, ठीक है। तो ये 6 अपराध के लिए हमारे पास 6 कोर्ट्स हैं, ठीक है। 6 कोर्ट्स में मैंने आपको बताया, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑल सजा देने का अधिकार है। दूसरा है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पास भी ये ऑल सजा देने का अधिकार है। तीसरा है सेशन कोर्ट, इनके पास भी ऑल सजा देने का अधिकार है, बस डेथ पेनल्टी के केस में हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास 7 साल तक का जेल भेजने का अधिकार है, 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट देने का अधिकार है, ठीक है, उससे ऊपर नहीं देंगे वो। इसके बाद है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास के पास 3 साल तक का जेल देने का अधिकार है और 50,000 तक का जुर्माना लगाने का अधिकार, ठीक है। ये 50,000 जो अधिकार दिया गया है, ये हमारे बीएनएस में दिया गया। इससे पहले जो हमारे पास आईपीसी था उसमें उनको 10,000 तक का ही फाइन लगाने का अधिकार मिला था, ठीक है, ये बात याद रखना। इसके बाद है हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। सेकंड क्लास के पास 1 साल तक का जेल भेजने का अधिकार है और इनके पास 10,000 तक का जुर्माना लगाने का अधिकार है। ये 10,000, आईपीसी में उनके पास 5,000 तक का ही अधिकार था, ठीक है, इसमें उनको 10,000 देने का अधिकार मिल गया। तो आई होप सभी को कोर्ट और उसके पावर समझ में आए हो। किसी को कोई डाउट? क्लियर है, ठीक है। अब हम आते हैं मुद्दे पर। हमारा टॉपिक था अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। देखिए, हमारे बीएनएस के अंदर कोई भी अपराध होगा ना,
तो या तो उसमें जेल होगा, ठीक है, या तो उसमें फाइन होगा। कभी कभी दोनों भी होता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे अपराध ऐसे हैं जिसमें जेल के साथ आपको फाइन भी भरना है। 3 साल जेल, 10,000 का फाइन, 5 साल जेल, 20,000 का फाइन, ठीक है। किसी किसी अपराध में सिर्फ फाइन भी है और किसी किसी अपराध में सिर्फ जेल भी है, ऐसा भी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सेक्शन 8 बोल रहा है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे जेल के साथ फाइन लगाया हो, ठीक है, चाहे सिर्फ फाइन हो, उस परिस्थिति में अगर कोर्ट ने फाइन लगाया है, ठीक है, जेल के साथ फाइन लगाया हो या सिर्फ फाइन लगाया हो, अगर बंदा फाइन नहीं भर पाता है तो 1/4 उसको जेल जाना पड़ेगा। ये थोड़ा क्रिटिकल है, अच्छे से समझना। अब आप बोलोगे सर किसी अपराध में सिर्फ फाइन ही था, ठीक है, और वो बंदा फाइन नहीं भर पाया, तो उसमें कैसे समझेंगे कि इसको जेल 1/4 मिलेगा? कैसे अनुमान लगाओगे कि उसको 1/4 ही मिलेगा? ठीक है, क्योंकि उसमें तो जेल का प्रावधान ही नहीं है। मान के चलो उसमें लिखा होता है 1 साल जेल और फाइन। अब बंदा फाइन नहीं भरेगा तो हम 1 साल का 1/4 कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसमें सिर्फ फाइन लिखा था तो उसका 1/4 कैसे निकालेंगे? तो 1/4 के लिए उस पर्टिकुलर जज के पास जितना पावर होगा ना, उसका 1/4 हम देंगे, ठीक है। ये याद रखना, ऐसी परिस्थिति में जहां पर सिर्फ फाइन ही हो उस अपराध के लिए और वो बंदा फाइन भी नहीं भर पाएगा, ठीक है, तो उस परिस्थिति में कोर्ट के पास जितना पावर होगा ना, उसका 1/4 दिया जाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए किसी बंदे ने चोरी किया, ठीक है, अब चोरी का सजा मान के चलो सिर्फ फाइन था 10,000, ठीक है। अब वो बंदा फाइन नहीं भरा, अब 10,000 जो फाइन भरा है, ठीक है, तो 10,000 जो उसको फाइन भरने का आया, 10,000 किसका था कैपेसिटी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास, बराबर। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास सजा कितना देने का अधिकार था? 1 ईयर। तो 1 ईयर का हम 1/4 देंगे उसको, तो 1 ईयर का 1/4 कितना होगा? 3 मंथ, ठीक है। तो वो बंदा अगर 10,000 नहीं भर सकता तो 3 महीना उसको जेल में रहना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ सभी को? ये पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से पूछिएगा, ठीक है। और मान के चलो किसी बंदे ने फ्रॉड किया, ठीक है, फ्रॉड में 1 साल का सजा, 1 साल नहीं ले लेते हैं, फ्रॉड में 3 साल तक का सजा है, ठीक है, और उसमें जुर्माना 50,000 है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि अगर वो बंदा 50,000 नहीं भर पाएगा, ठीक है, और सजा उस मामले में 3 साल था, तो 3 साल का 1/4 मिलेगा उसको, ये तो नॉर्मली है, ठीक है। अगर सजा नहीं होता, ठीक है, मान के चलो इम्प्रिजनमेंट उस मामले में नहीं था, लेकिन फाइन था 50,000। अब फाइन था तो फाइन 50,000 लगाने का अधिकार किसके पास है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। तो फर्स्ट क्लास के पास सजा देने का अधिकार कितना है? 3 साल। 3 साल का 1/4 उसको सजा मिलेगा। अगर सिर्फ फाइन है तो फिर मजिस्ट्रेट के पावर के हिसाब से हम 1/4 करेंगे। अगर इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, और साथ में फाइन भी लगाता और वो बंदा फाइन नहीं भर पा रहा है, तो इम्प्रिजनमेंट का जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट रहेगा उसका 1/4 उसको दिया जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो सेक्शन 7 आपका क्लियर है। सेक्शन 8, सेक्शन 9 क्या बोल रहा है? देखिए सेक्शन 9 बोल रहा है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप सेवरल ऑफेंसेस। ये बोल रहे हैं कि मान के चलो कोई बंदा एक साथ बहुत सारा अपराध करता है, ठीक है, तो आप उसमें उसको कौन सा सजा दोगे? जैसे मान के चलो एक एग्जांपल देता हूं, मैं गया था किसी के घर चोरी करने, ठीक है, उसका दरवाजा तोड़ा, ठीक है, तोड़ दिया, अंदर गया। अब मुझे लॉकर का जो चाबी था वो मैंने ढूंढा और जैसे ही खोल रहा था कि एक उसका जो नौकर था वो आ गया। अब मैं डर गया, मैं फटाक से, सामने एक पत्थर था मतलब उसके घर में, उससे मैं उसके सर पे दे मारा, वो बंदा वहीं पे गिर के बेहोश हो गया। मैं फटाफट पैसा लिया, निकल गया। अब मैंने यहाँ पे क्या कितने अपराध किए? एक तो पहले मैंने हाउस ब्रेकिंग किया, ठीक है, पहला अपराध, उसके घर का ताला तोड़ा, हाउस ब्रेकिंग। दूसरा मैंने थेफ्ट किया, ठीक है, चोरी का जो इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। उस बंदे को मैंने ग्रीवियस हर्ट भी किया, उसके सर पे मारा, बेचारा बेहोश हो गया, तो ग्रीवियस हर्ट हो गया, राइट। तो हमने यहाँ पे मल्टीपल ऑफेंसेस किए, हाउस ब्रेकिंग किया,
और थेफ्ट किया, इसके बाद मैंने ये क्या बोलते हैं ग्रीवियस हर्ट किया, तीनों अपराध कर दिए। तो यहाँ बोल रहा है सेक्शन 9 कि भाई कोई बंदा अगर बहुत सारा अपराध करेगा तो जज उसमें कैसे समझेगा कि इसको सजा कौन सा देना है। तो जब बंदा बहुत सारा अपराध करता है तो उस बहुत सारे अपराध में जिस अपराध का सबसे ज्यादा पनिशमेंट होगा, कोर्ट हमेशा उसको प्रायोरिटी देके उसको सजा देगा। ठीक है, अब मान के चलिए इस केस में उसने हाउस ब्रेकिंग किया, हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस एग्जाम्पल फॉर 1 ईयर। इसके बाद उसने थेफ्ट कारित किया, थेफ्ट का 3 साल मान के चलिए, ये हो गया। इसके बाद उसने वॉलंटरीली जो है उसके सर पर वो क्या बोलते हैं ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया, उसका सजा 7 साल। अब यहाँ पर कोर्ट जो है उसको मैक्सिमम 7 ईयर पनिशमेंट दे देगा, विच एवर इज हायर। ठीक है, जब मल्टीपल ऑफेंसेस होते हैं तो उस केस में कोर्ट मैक्सिमम जो भी पनिशमेंट होगा उस पर्टिकुलर ऑफेंसेस में से ही, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से कोर्ट दे देगा, नहीं, उसी में से जो हायर पनिशेबल होगा कोर्ट उसको पनिशमेंट देके खत्म करेगा। ठीक है, ये सेक्शन 9 बोलता है। सेक्शन 10 क्या बोलता है, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। ठीक है, अब मान के चलो इसी मेरे ऊपर ही, ठीक है, मैं गया था, मैं पहले दरवाजा तोड़ा, थेफ्ट किया और मैंने जो मेरे सामने आया था मैंने उसके सर पे दे मारा पत्थर। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट भी कर दिया। कोर्ट में इस तीनों अपराध को सामने वाला प्रूफ करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, वो हाउस ब्रेकिंग साबित कर दिया, मान के चलो उसने ये भी साबित कर दिया कि मैंने थेफ्ट भी किया था। ठीक है, लेकिन ग्रीवियस हर्ट किया इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं दिया है। ठीक है, कोर्ट को यह भी डाउट है कि वो चोरी किया भी था या नहीं किया था। ठीक है, लेकिन अपराध का जो सेक्शन था वो तीनों लगा दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में जब सेवरल ऑफेंस हुआ हो और कोर्ट डाउटफुल में हो कि ये तीनों हुआ भी है या नहीं हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट सबसे कम जो भी ऑफेंस का सजा होगा कोर्ट उस बंदे को वही देगा। ठीक है, ये दोनों सेक्शन में अच्छे से समझना, जहां पे तीनों साबित। देखिए सेक्शन 9 बोलता है कि जहां पे बहुत सारा अपराध हुआ हो उसमें मेजर अपराध का जो भी पनिशमेंट होगा उसको वो देके खत्म किया जाएगा। सेक्शन 10 बोलता है कि बहुत सारे अपराध हुए हैं लेकिन कोर्ट को डाउटफुल लग रहा है, ठीक है, कि ये हुआ भी है या नहीं है, ये गिल्टी भी है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट सबसे लोअर पनिशमेंट देगा। ठीक है, जैसे मान के चलो इस यहाँ पे 3 अपराध हुआ था तो हाउस ब्रेकिंग का कितना था 1 ईयर, कोर्ट उसको 1 ईयर मैक्सिमम पनिशमेंट देगा। ठीक है, डाउटफुल के केस में सबसे कम और डाउटफुल नहीं है तो सबसे हायर। सिंपल, समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डाउटफुल है तो कम से कम देगा कोर्ट, अगर डाउटफुल नहीं है एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो कोर्ट विच एवर ही हायर, जो भी पनिशमेंट उसमें हायर होगा कोर्ट उसको वो देगा। समझ में आया? अरे थम्स अप दे दो, नहीं तो बोलो कि नहीं समझा तो मैं वापिस से समझाता हूँ। पिछले बार बहुत सारा थम्स अप आया, इसमें कोई नहीं आया इसीलिए। ठीक है, देखो उसमें लिखा बहुत है, जो लेमैन लैंग्वेज में एक लाइन में होगा मैं वो बता रहा हूँ, नहीं तो पूरा पढ़ने जाऊंगा ना तो देख रहे हो कितना आर्टिकल है, वो फिर रात हो जाएगा पढ़ते पढ़ते में ही 2 ही में। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 11 बोलता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है काल कोठरी। आप लोगों को पता होगा जब कोई बड़ा अपराध करता है ना तो उसको जो है ना मतलब जेल में एक अलग से बनाया जाता है चैम्बर टाइप, और उसमें ना सब मतलब अंधेरा अंधेरा रहता है, थोड़ा सा लाइट रहेगा, और आपने मूवी में देखा होगा उसका शटर थोड़ा सा खुलता है, खाना नीचे से फेंका शटर बंद, उसको बोलते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब उसको काल कोठरी टाइप में उसको रखा जाता है। तो ये बहुत मतलब ऐसे कोई अपराधी जो हैबिचुअल हो, ठीक है, और बड़े बड़े अपराध करके जाते हैं ना तो उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है, वो भी एक मतलब लिमिटेड पीरियड के लिए। ऐसा नहीं है कि उसको अब किसी बंदे को 1 साल ऐसे ही अंधेरे में रखो तो मर जाएगा बेचारा, राइट? तो 1 सप्ताह के लिए या 10 दिन के लिए या महीने में 15 दिन के लिए या साल में 6 में 2 महीने के लिए, ऐसा
मतलब वीकली या 15 दिनों के लिए आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो किसी भी बंदे को, किसी आरोपी को। ठीक है, तो सेक्शन 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बात करता है और सेक्शन 12 लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, कि भाई आप किसी को मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं रख सकते। देखिए, कन्फाइनमेंट शैल नो केस एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम। किसी भी बंदे को आप 14 दिनों से ज्यादा महीने में या 3 महीने में 14 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। आपको रखना है तो आप रखो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं रख सकते, लेकिन 6 महीने में या 3 महीने में या 1 महीने में 1 वीक रख लो, 2 महीने में 14 दिन रख लो, 3 महीने में 21 दिन रख लो, ऐसा रखो, लेकिन आप लिमिट में रखो। ठीक है, ताकि वो बंदे, उसका भी तो लिबर्टी है ना भाई, उसके भी जीने का अधिकार है। ठीक है, तो सेक्शन 12 ये बोलता है। सेक्शन 13 क्या बोल, हाँ हेलो, मैंने ग्रुप में भेजा था ना सर, बीएनएस का मॉड्यूल। पेज सेक्शन सेक्शन 11 सेक्शन 12 पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 20 है, पेज नंबर 20 है सर। हाँ हाँ, तो अभी सेक्शन 11 पढ़ा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, काल कोठरी होता है वो। ठीक है, मतलब छोटा सा अंधेरा टाइप रहता है, उसमें अंदर से खाना देके फिर खाते रहो सोते रहो उसमें। और है सेक्शन 12 बोलता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, सेक्शन 13 बोलता है इनहांसमेंट पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। ठीक है, आपको बता दूं, कोई भी बंदा अगर हैबिचुअल है, ठीक है, तो उसको कोर्ट जो है ना, देखने का नजरिया कोर्ट का बदल जाता है। ठीक है, मान के चलो मैंने एक बार चोरी किया, ठीक है, एग्जाम्पल मैं कोर्ट में कन्विक्ट हो गया कि हाँ ये चोरी करते पाया गया, फिर मुझे सजा हुआ, मैं बाहर आया। दूसरी बार फिर मैं अगर जेल जाता हूं, ठीक है, और फिर मैं चोरी के लिए कन्विक्ट होता हूं कि हाँ इस बार भी इसने चोरी किया है, तो मेरा सजा जो है ना एनहांस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार वही अपराध रिपीट कर रहा हूं। एक बात याद रखना हमेशा, बीएनएस के अंदर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए अगर 3 साल है तो हैबिचुअल के लिए 6 साल हो जाएगा। ठीक है, डबल हो जाता है ऑफेंस, क्योंकि कोर्ट को लग जाता है ना कि ये बंदा सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, इसने वही अपराध वापिस से किए हैं, फिर वापिस से किए हैं। ठीक है, तो जब आप उसी अपराध को दोबारा करते हो तो पनिशमेंट बढ़ जाता है। तो सेक्शन 13 वही बोल रहा है। ठीक है, सेक्शन 14 बोलता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ठीक है, एक एग्जांपल इसका देख लो, अ सोल्जर fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the command of the law. A has committed no offense. ठीक है, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, ठीक है, मेरे से ऊपर जो डीसीपी हैं उन्होंने मुझे ऑर्डर किया कि भाई एक मॉब है, ठीक है, मॉब मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर कुछ ऐसा कुछ अपराध करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सब इंस्पेक्टर हूँ सपोज करो, ठीक है, मुझे डीसीपी ने ऑर्डर दिया कि आप जाओ वहां पे, लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करो, वहां पे अपराध बढ़ रहे हैं, लोग मारपीट कर रहे हैं। ठीक है, और तलवारबाजी भी हो रहा है। मैं गया वहां पर और मैंने देखा कि एक बंदा तलवार लेके सबका गला रेत रहा है। ठीक है, मैं गया और उसको शूट कर दिया। एक तो पहली बात, मैंने अपने सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर पालन किया। दूसरा, मैं लॉ के अंदर बाउंड था, ठीक है, कि कोई भी अपराध कर रहा है तो मैं रोकूं। मैंने गोली चलाया, वो बंदा मर गया, मैं लाइबल हूं क्या मर्डर के लिए? नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो एक्ट किया है, मैं बाउंड था ऑफिसर के ऑर्डर को पालन करने के लिए, और दूसरी बात मैं लॉ के अंडर जो है मतलब बाउंड था कि मुझे ये करना है। तो अगर कोई भी बंदा लॉफुली बाउंड है कुछ करने के लिए, और अगर वो अपना ड्यूटी परफॉर्म करने के दौरान कोई अपराध करता है तो वो अपराध माफी योग्य होता है। ठीक है, तो सेक्शन 14 यही बोलता है। दूसरा एग्जाम्पल है, एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट being ordered by that court to arrest Y, ठीक है, and after due inquiry believing Z to be Y, arrest Z, A has committed no offense. एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया किसी पुलिस को कि जाओ तुम सुजीत को अरेस्ट करके लाओ। ठीक है, वो पुलिस वाला आया और मेरे ही जैसा दिखने वाला एक मेरे घर के बाजू से किसी बंदे को उठा लिया। ठीक है, और कोर्ट में लेके गया कि सर मैं सुजीत को उठा के ले आया।
उसको नहीं पता कि सुजीत जैसा वो दिखता है लेकिन वो सुजीत नहीं है, ठीक है। क्या उसने अपराध किया कि वो गलत इंसान को उठा लिया? नहीं, वो अपराध नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो लॉफुली किसी को अरेस्ट करने का अधिकार रखता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो सुजीत है या नहीं, ठीक है। तो उसने कोई अपराध नहीं किया, ऐसा लॉ मानता है सेक्शन 14। समझ में आया सभी को? थम्स अप दे दो समझ में आया तो। ये सेक्शन बोल रहा है कि कोई भी अथॉरिटी अगर वो लॉफुली कोई काम करने का अधिकार रखता है और उससे मान के चलो कोई मतलब ड्यूटी करने के दौरान कोई अपराध होता है तो वो माफी योग्य है। जैसे एक एग्जांपल दिया, उसने मॉब पे फायरिंग कर दिया, बंदा मर गया, तो ये उसका ड्यूटी का पार्ट था क्योंकि उसके ऑफिसर ने ऑर्डर दिया था, राइट। दूसरा, एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि तुम जेड को पकड़ के लाओ, उसको ये नहीं पता था कि सुजीत जैसा दिखने वाला उसके घर के बाजू में कोई और भी रहता है, उसने सुजीत समझ के उसको उठा लिया। अब वो बंदा ये बोल सकता है क्या कि मेरा नहीं, इसने तो मेरा मानहानि कर दिया? नहीं, वो जो पुलिस ऑफिसर था वो ड्यूटी बाउंड था कि वो सुजीत को अरेस्ट करे। उसको क्या पता कि वो सुजीत नहीं है, उसको लगा कि यही सुजीत है, सुजीत जैसा हूबहू दिखता है, उठा लिया, ठीक है। तो सेक्शन 14 ये मानता है कि पुलिस वाले की कोई गलती नहीं है। गॉट इट? आगे बढ़ूं? ठीक है, थम्स अप दे दिया करो, ठीक है। चलो से अभी हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया। जो भी नए हैं, हमारा मॉड्यूल 1 जो हुआ था वो हमने यूट्यूब पे डाल दिया है। यूट्यूब का लिंक मैं कहीं पे शेयर नहीं करता हूँ, सिर्फ आपके पेड ग्रुप में ही शेयर करता हूँ, ठीक है। मॉड्यूल 2 हमारा शुरू हो रहा है, जनरल एक्सेप्शन टू क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर भारतीय न्याय संहिता। जनरल एक्सेप्शन का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा परिस्थिति होगा जहां पे आप अपराध तो करोगे लेकिन आपको उस अपराध के लिए सजा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बोलता है आपका ये मॉड्यूल 2 चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 में एक्सप्लेन किया गया है जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन का मतलब होता है साधारण अपवाद। अपवाद का मतलब कि कोई ऐसा परिस्थिति जहां पे आप कुछ करोगे भी ना तो आप उसके लिए लायबल नहीं होगे, ठीक है। अभी सेक्शन 14 में क्या बोलता है, देखिए। सेक्शन 14 जो ऊपर पड़ा है वो भी इसी का पार्ट था, मैंने गलती से ऊपर लिख दिया है, ठीक है। देखो, जनरल एक्सेप्शन में एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, ठीक है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सेक्शन 14 बोलता है कोई भी बंदा अगर लॉफुली बाउंड है कुछ करने के लिए, ठीक है, अगर वो करता है, ठीक है, तो वो अपराध नहीं होगा। अगर बाय मिस्टेक भी उससे होता है तो वो भी अपराध नहीं होगा। मैंने अभी एग्जांपल दिया था एक ऑफिसर का जिसने फायर किया था और दूसरा जिसने गलत अरेस्ट किया था, ठीक है। सेक्शन 15 बोलता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। कोई भी जज, ठीक है, न्याय के कुर्सी पे बैठा है तो आप सभी को पता है कि वो न्याय देगा, ठीक है। अब न्याय के रास्ते में आपको पता है कि उनके पास कोई मैटर आएगा तो वो किसी के पक्ष में जजमेंट देंगे और किसी के विपक्ष में, ठीक है। एक बंदा है जिसने चोरी किया था, कोर्ट को पता है कि किसी का चोरी हुआ है और किसी ने चोरी किया है, तो कोर्ट सामने वाले को सजा देगा जिसने चोरी किया होगा, ठीक है। तो क्या उसने कोई गलत काम किया? क्या नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका काम है, वो जज है, उसका काम है कि वो किसी को सजा दे। वो डेथ पेनल्टी अगर देता है किसी को, उसको मतलब मान के चलो किसी ने रेप किया, इसको डेथ पेनल्टी दिया, मान के चलो किसी जज ने दिया, क्या उसने अपराध किया? क्यों नहीं, तुमने मर्डर कर दिया, तुम्हारे कारण वो बेचारा मारा गया, उसको सूली पे चढ़ा दिया गया, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनको जुडिशियली एक्ट करने का अधिकार मिला है, ठीक है। वो कोई भी ऑर्डर पास करेंगे ना तो वो अपराध नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये माना जाता है कोई भी जज जब जज के कुर्सी से आदेश देता है तो वो गुड फेथ में देते हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि किसी को भी सूली पे चढ़ा देगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो सेक्शन 15 बोलता है कि कोई भी जज अगर जुडिशियली एक्ट कर रहा है तो वो कोई भी ऑर्डर पास करेंगे तो वो अपराध नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 16 बोलता है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट।
ये अभी सेक्शन 14 में भी थोड़ा कवर था, लेकिन यहाँ पे अलग से बताया है। ये बोल रहा है सेक्शन 16 कि एक्ट अगर कोई भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ठीक है, या जज ने जजमेंट दिया है, उसके आधार पर अगर कोई काम हो रहा है या कोई एक्ट हो रहा है तो वो अपराध नहीं है, ठीक है। कोर्ट ने बोला कि किसी को अरेस्ट करके ले आओ, ठीक है, तो क्या वो बंदा बोल सकता है कि कोर्ट ने मेरा मानहानि कर दिया, मुझे अरेस्ट करवा लिया? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि कोर्ट के किसी ऑर्डर के आधार पर आपको अरेस्ट किया गया है, ठीक है। तो कोई भी जजमेंट या ऑर्डर के आधार पर कोई एक्ट होता है, जैसे मान के चलो किसी के खिलाफ एफआईआर, ये वारंट इशू किया कोर्ट ने, अब जैसे ही कोर्ट वारंट इशू करेगा, पुलिस उसको फोर्सफुली अरेस्ट करेगा, बराबर, तो वो बंदा बोल सकता है क्या कि मुझे घर से उठा लिया गया? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो एक जजमेंट का पार्ट था, किसी कोर्ट के ऑर्डर का पार्ट था, ठीक है, उसके आधार पर वो एक्ट हुआ है, तो वो अपराध नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 17 बोलता है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है। ये बोलता है, एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल के आधार पर समझते हैं। देखिए, A sees Z commit what appears to A to be a murder, ठीक है। A in the exercise to the best of his judgment asserted in good faith of the power which the law gives to all persons of apprehending murders in the fact seizes Z. In order to bring Z before the proper authorities, A has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self defense. ये बोल रहा है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। ये बोल रहा है, देखिए, मैं एक आम आदमी हूँ, ठीक है, जब आप बीएनएसएस पढ़ोगे या हाँ बीएनएसएस पढ़ोगे तो उसमें प्रावधान है कि कोई भी बंदा अगर किसी के सामने कोई अपराध होता है तो वो भी उस बंदे को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि पुलिस आए तभी उसको अरेस्ट करे। अगर मैं बंदा, उसमें दिया हुआ है बीएनएसएस में प्राइवेट अरेस्ट के बारे में, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल अरेस्ट। कोई भी बंदा अगर किसी के सामने अपराध होता है तो वो उस बंदे को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। और कोर्ट ऐसा नहीं बोलेगा कि तुमने उसको कैसे अरेस्ट कर लिया, तुम पुलिस हो क्या? नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि बीएनएसएस में प्रावधान है कि अगर किसी अपराध को होते हुए कोई बंदा देखता है और वहां पुलिस नहीं है तो वो बंदा उसको अरेस्ट कर सकता है और पुलिस के आने तक उसको पकड़ के रख सकता है और पुलिस जैसे ही आए उसको पुलिस के हवाले कर देगा, ठीक है। तो सेक्शन 17 का ये कहना है कि कोई भी बंदा अगर उसको लगता है कि भाई मैं भी ये काम कर सकता हूं और लॉ के अंदर ये जस्टिफाइड है, तो वो बंदा वो काम कर सकता है और वो उसके लिए उसको अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरे सामने किसी बंदे ने किसी का मर्डर कर दिया, अब वहां पुलिस तो आएगा नहीं, पुलिस को थोड़ी सपना गिरेगा कि भाई यहाँ पे मर्डर हुआ। मैंने देखा वो बंदे ने मर्डर किया, मैंने उसको पकड़ लिया, मैं तुरंत पुलिस को कॉल किया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तब तक पुलिस के आते आते 3 घंटा हो चुका था, ठीक है, मतलब 3 घंटा लग गया पुलिस को आने में। मैं 3 घंटा उस बंदे को अपने कस्टडी में अरेस्ट करके रखा था। वो बंदा बोल सकता है क्या कि ये मुझे अरेस्ट कर लिया था, ये गलत बात है, ये कैसे अरेस्ट कर सकता है? नहीं, ठीक है। कोर्ट उसके अरेस्ट को जस्टिफाइड मानेगा। क्यों? क्योंकि लॉ में ऐसा प्रावधान है, क्योंकि कोई भी बंदा लॉफुली जो सही है वो कर सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 17 वही बोलता है कि आप अगर जस्टिफाइड बाय लॉ है तो कोई भी ऐसा एक्ट आप कर सकते हो, उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। सेक्शन 18 बोलता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, ठीक है, मतलब मान के चलो एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। ए इज एट वर्क विद हैचेट, ठीक है, हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. इसका जो प्रावधान है वो पढ़ता हूं। Nothing is an offense which is done by accident or misfortunate, ठीक है, misfortune, and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means
एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। ये बोलता है, एक एग्जांपल देता हूं, मैं कार से ड्राइव कर रहा था, ठीक है, और मैं ड्राइव कर रहा था, गाड़ी का लिमिट हाईवे पे लिखा था 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मैं उसी के हिसाब से चला रहा था, एकदम मेरा जो रास्ता था मैं उसी हिसाब से जा रहा था। अचानक से कोई बंदा, ठीक है, रॉन्गफुल साइड से स्पीड गाड़ी चला के मेरे कार के सामने आ गया, ठीक है, और मेरे कार से उसको लग गया। मैंने अपराध किया क्या? कोई नहीं किया। लॉ ये मानता है कि अगर आप अपने हिसाब से ड्यू केयर किए थे, कॉशन किए थे, लॉफुल मैनर में चल रहे थे, ठीक है, आपका इंटेंशन किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, ठीक है, बाय एक्सीडेंट किसी को अगर आप लगा है तो आप उस अपराध के लिए लायबल नहीं होगे। यहां तक सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 19, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। ठीक है, एग्जाम्पल पहले पढ़ लेते हैं। A in a great fire pulls down house in order to prevent the conflagration from spreading. He does this with the intention in good faith in saving human life or property. Here if it be found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse A's act, A is not guilty of the offense. इसका एक एग्जांपल देता हूं, देखिए, मेरा एक घर है, ठीक है, मेरे घर के सामने, मेरे घर के ही लाइन में 10 घर और है, ठीक है, और 10 घर जो है मतलब वो लकड़ी के हैं, जो गांव घर में होते हैं ना, लकड़ी पतरा वतरा डाल के, ठीक है। मेरे घर में आग लग गया, ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे पता चला मेरे घर के एक लाइन से ना 10 घर है, अगर मेरे घर में आग लगा है ना तो सारे घर में आग लग जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे घर में जैसे ही आग लगा, दूसरे का जो घर था ना, दूसरे नंबर पर घर, उसको मैंने उसके घर से बुलाया, बोला इसको पहले फटाफट तोड़ो, ठीक है। मैंने मेरे घर में जैसे ही आग लगा था, मैंने दूसरे वाले घर को पूरा तोड़ के नीचे गिरा दिया, ठीक है। मेरा इरादा ये था कि जैसे ही मेरे घर में आग लगा है, 10 घर एक लाइन से जल जाएंगे, ठीक है। मैंने अपने घर में जैसे ही आग लगा, मैंने दूसरे वाले जो दूसरे नंबर का जो घर था, मैंने उसको तोड़ दिया, ठीक है। मैं दूसरे घर को तोड़ दिया, नीचे पूरा गिर गया। अब वो आग तीसरे घर में फैलेगा क्या? नहीं फैलेगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे घर तक पहुंचेगा ही नहीं, दूसरा घर मैंने गिरा दिया पूरा, ठीक है। तो मैंने बाकी के 9 घर बचाने के लिए एक घर को डिस्ट्रॉय किया। तो मेरा जो अपराध था एक घर को गिराने का, उसका पनिशमेंट मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बड़े हार्म को रोकने के लिए एक छोटा सा अपराध किया है, ठीक है। तो सेक्शन 19 बोलता है कि अगर आप, एक और एग्जांपल देता हूं, मेरा कार नॉर्मल गति से जा रहा था, ठीक है, मैंने देखा कि आगे बच्चों का रैली जा रहा है, ठीक है, बच्चों का मतलब 100 बच्चों का रैली जा रहा है, ठीक है, और मेरा कार में स्लो मोशन में जैसे चल रहा है, मैं वैसे चला रहा हूं। मुझे अचानक पता चलता है कि मेरा ब्रेक फेल हो गया है, ठीक है। अब बच्चे तो आराम आराम से जाएंगे, ठीक है, और मेरा ब्रेक फेल हो गया है। अब मैं भी गाड़ी सही से ही चला रहा था, लेकिन ब्रेक का कोई ठिकाना थोड़ी कि कब फेल हो जाए, फेल हो गया। अब मैं अगर गाड़ी सीधे लूं, 100 बच्चे मारे जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। राइट में डिवाइडर है, वहां उधर गाड़ी घुमा नहीं सकता। मैं लेफ्ट में घुमाने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पर एक जो है साइकिल पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है। मैंने जैसे ही, मैं अगर आगे करता तो बच्चे 100 बच्चे मारे जाते, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती। मैंने लेफ्ट में गाड़ी को मोड़ दिया। मैंने जैसे ही लेफ्ट में गाड़ी को मोड़ा, एक साइकिल वाला था, उसके साइकिल को वो गाड़ी मेरा ठुक गया, वो जो साइकिल पे था उसको चोट मोच वगैरह आ गया। मैं यहाँ पे उस बंदे को चोट पहुंचाने के लिए लायबल नहीं रहूंगा, ठीक है। मैं उसको कंपनसेशन दे दूं वो अलग बात है, मुझे जेल जाना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने
बहुत बड़े हार्म को रोकने के लिए एक छोटा सा हार्म किया है। ठीक है, तो सेक्शन 19 बोलता है कि अगर आपका कोई भी इरादा नहीं था किसी को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आपने बहुत बड़े हार्म को रोकने के लिए अगर कोई छोटा हार्म किया है तो वो माफी योग्य है। सेक्शन 19 सबको क्लियर हुआ? ओके, अभी हम बढ़ रहे हैं सेक्शन 20 के ऊपर। ठीक है, सेक्शन 20 बोलता है एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज। इसको जब आईपीसी आप पढ़ोगे, तो आईपीसी तो वैसे खत्म हो गया, आईपीसी में इसको बोला जाता था डॉली इन कैपेक्स। ठीक है, डॉली इन कैपेक्स का मतलब, डॉली इन कैपेक्स एक लैटिन टर्म था। इसका ये मानना था कि कोई भी बच्चा अगर 7 साल से नीचे का है तो उसने क्या अपराध करना है या किस अपराध का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है उसको नहीं पता होता। ठीक है, 7 साल से नीचे के बच्चों को कहां पता होगा कि यार चाकू क्या होता है, पेट में मारेंगे तो ब्लड आएगा, आदमी मर जाएगा, ऐसा कुछ अनुमान होता है क्या? नहीं होता है। तो आपका सेक्शन 20 ये बोलता है कि कोई भी बच्चा अगर 7 साल से नीचे का है, अगर उससे कोई अपराध होता है तो वो अपराध के श्रेणी में नहीं आएगा, वो माफी योग्य है। ठीक है, अब 7 साल से नीचे का कोई बच्चा है, अगर किसी को मान के चलो उसने चाकू ले लिया, किसी को मार दिया, वो अपराध होगा क्या? उसको पता ही नहीं है कि चाकू मारने से ब्लड आएगा, मर जाएगा इंसान, नहीं पता है, तो कोर्ट उसको सजा नहीं देगा, वो माफी योग्य होगा। ठीक है, तो सेक्शन 20 ये बोलता है। सेक्शन 21 बोलता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 इयर्स एंड अंडर 12 इयर्स। ठीक है, इसमें भी सेक्शन 20 यही बोलता है कि 7 से 12 साल तक का भी बच्चा कोई मेच्योर नहीं हो जाता। ठीक है, उनके अंदर भी इमेच्योरिटी रहती ही है, उनको भी ये नहीं पता होता है कि किसी को मतलब इंटेंशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, क्राइम क्या होता है, ऐसा कुछ पता होता है क्या? 12 साल तक के बच्चे को नहीं पता होता। ठीक है, तो सेक्शन 21 भी मोर और लेस वही बोलता है, लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज ऐड किया गया है कि अगर कोई बच्चा, ठीक है, जिसका मेंटल जो मेच्योरिटी लेवल है अगर वो हाई है, ठीक है, तो वो पनिशेबल हो सकता है। एग्जाम्पल फॉर, एक बच्चा है 12 साल का, ठीक है, वो मेरे घर आता है, मेरे यहाँ पे पढ़ने के लिए, मान के चलो, ठीक है, मेरे घर पे आता है, वो देखता है कि मेरे घर के टेबल पर ना मेरा एक 10 तोले का सोने का चेन है। ठीक है, मैं डेली आता हूँ, उतार के रख देता हूँ, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे पास सोने का चेन नहीं है। ठीक है, तो मैं रखता हूँ, वो डेली आता है पढ़ने, तो उसका नजर मेरे 10 तोले सोने पर रहता है। एक दिन क्या होता है, मैं उन सब बच्चों को पढ़ा के मैं एक कॉल में बिजी हो जाता हूँ। वो 12 साल का बच्चा जाते समय देखता है सर कॉल में बिजी है, वो मेरा 10 तोले का सोना अपने बैग में रख के निकल लेता है। ठीक है 12 साल का ही, वो चोरी करता है, मैं फोन में बिजी हूँ, निकल गया। वो बच्चा 10-12 साल का मेरा 10 तोले का सोना लेके जौहरी के दुकान पे जाता है और पूछता है कि अंकल इसका कितना दोगे। ठीक है, वो बोलता है कि भाई ये नकली है, मैं इतना ही दूंगा। वो बोलता है ए अंकल, मेरे सर फोन पे बात कर रहे थे, 10 तोले का ओरिजिनल है, मेरे को उल्लू बना रहे हो क्या? मेरे को बेचना ही नहीं है तुमसे। वो दूसरे दुकान पे जाता है और जौहरी वाले को बोलता है अंकल 10 तोले का सोना है, कितने में लोगे? तो वो बोलता है कि भाई 1 तोले का इतना अभी है हिसाब, इतना मिलेगा। वो बच्चा बोलता है हाँ ये सही रेट लगाता है, इससे बेच के वो बच्चा पैसा लेके रफू चक्कर हो जाता है। आप बोलोगे कि ये बच्चा इमेच्योर था? नहीं था। उस बच्चे में इतनी मेच्योरिटी थी कि मैं बिजी था तब उसने मेरा 10 तोले का सोना उठाया, फिर वो जौहरी वाले के पास गया, उसने बोला कि इतना पैसा मिलेगा, वो बोला नहीं तुम चूतिया बना रहे हो। वो दूसरे दुकान पे गया, उसने रेट पूछा, फिर उसने सही रेट लगाया तो उसने बेचा। ये बच्चा इमेच्योर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, भले वो 12 साल का है। तो जब हम सेक्शन 21 पढ़ते हैं तो इसमें बोलता है कि 12 साल तक के बच्चे के पास इमेच्योर ही रहते हैं, लेकिन एकाध % अगर ऐसा केस हो जहां पे बच्चे मेच्योर हो तो उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये बच्चा मेच्योर था, अगर मेच्योर नहीं होता
तो वो हर दुकान पे जाके कंफर्म नहीं करता। इतना दिमाग रहता है क्या बच्चे के पास कि 10 तोले का सोने का इतना रेट होगा? नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आया सेक्शन 21? हेलो, ठीक है, सेक्शन 21 क्लियर। अभी सेक्शन 22 बोल रहा है एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब है भाई पागल। कोई पागल है मान के चलो, अब वो उसने किसी के सर पे पत्थर मार दिया, आप जेल लेके जाओगे क्या उसको? नहीं। तो कोई भी पागल इंसान हो तो उससे दूर ही रहना, उसको कोर्ट भी नहीं सजा दे सकता। ठीक है, तो सेक्शन 22 बोलता है कि अगर कोई भी पागल इंसान कोई एक्ट करता है, वो मर्डर ही क्यों ना कर दे, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या कि किसी भी बंदे के पास जो वो एक्ट कर रहा है उसको उसका पता ही नहीं है। वो पत्थर उठाया, उसको पता ही नहीं है कि उससे मारूंगा तो कोई बंदा मर सकता है, मरने के बाद उसके परिवार वाले रो सकते हैं, उसको जेल हो सकता है, उसको कुछ पता नहीं है। तो ऐसे अनसाउंड माइंड के द्वारा अगर कोई अपराध होता है तो वो माफी योग्य है। ठीक है, ये सेक्शन 22 बोलता है। इसके बाद है सेक्शन 23, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। कोई बंदा है, ठीक है, अगेंस्ट हिज विल, ये हमेशा याद रखना। मान के चलो मैं शराबी हूं, ठीक है, मुझे शराब का बहुत लत है, मैं डेली शराब पीता हूं और मैं शराब पी के आता हूं, गाली गलौज करता हूं, मैंने आज शराब पी के आया, मैंने किसी को मार दिया। ठीक है, तो ये नहीं होगा कि मैं शराब के नशे में था और मैंने किसी को मार दिया तो मैंने मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया। नहीं, कोई भी बंदा जो शराबी नहीं है, ठीक है, उसके विल के अगेंस्ट, जैसे होता है ना दोस्ती यारी में कि सुजीत भाई चलो आज मैं पार्टी देता हूँ, गया उसके साथ और मैं शराब नहीं पीता, उसने बोला थोड़ा सा एक पैक लेके देखो यार मजा आएगा यार, देखो पी के, और मैं पी लेता हूँ। ठीक है, मुझे शराब का आदत नहीं है, मुझे मेरे विल के अगेंस्ट पिलाया गया, अब मैं इंटॉक्सिकेट हो गया, मतलब बेहोश हो गया, मुझे पता ही नहीं है कि अब मैं मतलब शराब के नशे में हूं, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं किसी को मार देता हूं, एग्जाम्पल फॉर। ठीक है, तो उसके मारने का जो अपराध है मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, सजा। क्यों? क्योंकि एक तो मैं इंटॉक्सिकेट था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, और दूसरा इंटॉक्सिकेशन का वजह मेरा मतलब मेरे विल से नहीं हुआ था, मेरे अगेंस्ट विल, मतलब मेरी सहमति से मुझे किसी ने शराब नहीं पिलाया, मैंने मना किया मुझे शराब नहीं पीना, मैं नहीं पीता हूं। ठीक है, मेरे विल के अगेंस्ट पिलाया गया, और तब अगर मैं इंटॉक्सिकेट होता हूं और कोई अपराध होता है तो उस अपराध के लिए मैं माफी योग्य है, वो अपराध माफी योग्य होता है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं एकदम बेवड़ा हूं, मैं गया बाहर से पी के आया और मैं बाहर आया किसी को पत्थर मार दिया, मैं बोलूं मैं इंटॉक्सिकेट था। नहीं, इंटॉक्सिकेशन का मतलब है कि आपके अगेंस्ट, आपके विल के अगेंस्ट पिलाया गया हो, ठीक है, और आपको पता ना हो कि आपने शराब पिया है और आप बेहोश थे, आपने क्या किया आपको कुछ पता नहीं, तब ये अपराध माफी योग्य होगा। समझ में आया सभी को? सेक्शन 23 यही बोलता है, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। ये याद रखना, जानबूझ के मैं पी रहा हूं और तब कोई अपराध हुआ है तब तो फिर सजा तो होगा ही। ठीक है, लेकिन मेरे विल के अगेंस्ट हुआ था और मुझे नहीं पता था कि उसने मुझे शराब ऐसा पिला दिया कि मैं बेहोश हो सकता हूं और मैं किसी को मार सकता हूं, तब वो माफी योग्य होता है। समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 24, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। ठीक है, ये बोल रहा है इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, a person who does the act in the state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the things which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। ये तो वही हो गया, मतलब आप जब इस सेक्शन 23 का जब सहारा लोगे ना, आप बोलोगे ना
कि भाई मुझे मेरे विल के अगेंस्ट पिलाया गया था, मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूं, तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, कि मैंने जो किया था, मैंने जो शराब पिया था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को मारने का, ठीक है, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं, तो यह आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोर्ट में, यह सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 25, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। ये तो एग्जांपल देख लो, इससे समझ जाओगे। ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, दिस एग्रीमेंट implies the consent of each other to suffer any harm which in the course of such fencing may be caused without foul play, and if a play while playing fairly hurt Z, A commit no offense। ये बोलता है सेक्शन 25। मैं हूं और हेमंत सर है, ठीक है, हम दोनों बॉक्सर हैं, हम दोनों बॉक्सिंग करते हैं, ठीक है, हम दोनों आ गए स्टेज पर और हम दोनों जब कोई भी आपस में कोई ऐसा गेम होता है, जैसे ये बॉक्सिंग का हो गया, फाइटिंग का हो गया, WWE देख लो आप लोग, ठीक है, उसमें जो दो फाइटर आपस में लड़ रहे होते हैं वो आपस में कंसेंट दिए होते हैं, ठीक है, कि जो भी हम दोनों के बीच में अगर कोई जैसे मान के चलो फाइटिंग हो रहा है, अब किसी को थोड़ी पता है कि किसी को नाक में लगेगा, मुंह में लगेगा, ठीक है, अब मान के चलो हम दोनों गुड फेथ में लड़ रहे हैं, ठीक है, अचानक से मैंने उसके पेट में मारा और उसके मतलब आंत में जोर से लग गया, वो वहीं पे गिर गया, मैंने कोई अपराध किया क्या? नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम दोनों ने बाय कंसेंट वो काम किए हैं। जैसे मान के चलो इसमें क्या एग्जांपल दिया, हम मैं और सामने वाला तलवारबाजी करते हैं, ठीक है, दोनों, ये गेम है, तलवारबाजी एक गेम है, हम दोनों ने कंसेंट से तलवारबाजी शुरू किया, अचानक से गुड फेथ में, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के जेड के पेट में घुसेड़ दिया, नहीं, जब हम दोनों तलवारबाजी कर रहे थे तो अचानक से गलती से वो जो तलवार था जेड के गर्दन के पास थोड़ा सा लग गया। क्या मैंने अपराध किया? नहीं किया। मुझे पता है तलवारबाजी में गलती से इधर उधर तलवार हो सकता है, चोटें आ सकती है, ठीक है, तो उसके लिए मैं सामने वाले को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल सेक्शन 25 में बताया गया है। इसका एक एग्जांपल और देता हूं। मैं क्रिकेट देखने गया, ठीक है, क्रिकेट जब आप देखने जाते हो तो टिकट पर मेंशन रहता है कि कोई भी बॉल अगर आपके पास आकर लगता है और आपको चोट लगता है तो उसके लिए क्रिकेट का जो स्टेडियम है वो लाइबल नहीं होगा, आप वाइकेरियस लाइबल हो गए। क्यों? क्योंकि जब आप क्रिकेट देखने जाते हो तो आपको पता होता है कि क्रिकेट का बॉल किधर भी आ सकता है, ठीक है, आपको कहीं भी चोट लग सकता है, तो उसके लिए आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि मेरे सर पे लग गया, मुझे चोट लग गया, मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। नो, जब आप गए वहां पे तो आपने कंसेंट दे दिया था कि भाई मैं स्टेडियम के अंदर आया हूं तो इसका मतलब है कि बॉल जो है उड़ के आ सकता है, चोट लग सकता है, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया हो। समझ में आया सभी को सेक्शन 25? किसी को कोई डाउट? ठीक है, अभी सेक्शन 26 है, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। इसका एक एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल मैं इसीलिए बताता हूं ताकि आप लोगों को तुरंत रिकॉल हो। देखो, ए इज अ सर्जन knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z who suffers under the painful complaint but not intended to cause Z death and intending in good faith Z's benefit performs that operation on Z with consent of Z, A has committed no offense। एक ये बहुत इजी एग्जांपल है, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो और आपका कोई सर्जरी होना होता है तो आपके हॉस्पिटल वाला आपके सामने एक पेपर दे देता है और बोलता है इस पे सिग्नेचर करो, ठीक है, उसमें ये लिखा होता है कि देखिए ऑपरेशन के दरमियान हो सकता है कि मतलब आपकी जान को खतरा आ जाए, ठीक है, तो आप हमें कंसेंट दे रहे हो कि कोई भी नुकसान अगर आपको ऑपरेशन के दौरान होता है तो उसके लिए जिम्मेदार डॉक्टर और हॉस्पिटल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर तो गुड फेथ में ही ऑपरेशन करेगा, कभी कभी ऑपरेशन सफल होता है, कभी कभी सफल नहीं होता है,
ठीक है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में अगर कोई आपने कंसेंट दे दिया है कि आप ऑपरेशन कीजिए और ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, मरीज की मौत हो गई, तो डॉक्टर के ऊपर मर्डर का इल्जाम नहीं लगेगा। ठीक है, डॉक्टर को उस अपराध के लिए माफी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने गुड फेथ में और बाय कंसेंट वो ऑपरेशन करा था। सभी को समझ में आया सेक्शन 26? किसी को कोई डाउट? ठीक है, अभी हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है। किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।